Yes, sir. Yes. Okay, so students, a quick reminder. In the previous class, we were talking about friction, and we said friction is because of interlocking of two surfaces. And we learned about some properties of friction, that friction opposes a relative motion. And because friction opposes relative motion, तो अगर कोई बॉडी आगे जा रही होती है तो उसको जो फ्रिक्शन होता है that acts in the backward direction. But this is all not always true. हमको ध्यान देखना पड़ता है कि उस बॉडी के सरफेस को पूरी बॉडी को देखने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर वॉकिंग, जब हम चल रहे हैं उस समय हमारा पाँव जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है और जमीन हमको आगे की तरफ पुश करती है. तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट लगता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर हम आगे जा रहे हैं और जो फ्रिक्शन है वो भी आगे की तरफ ही लग रहा है. तो बड़ा केयरफुल होना पड़ता है वो देखने के लिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, राइट. तो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट. So friction always acts in the opposite direction. से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है that friction opposes relative motion. Right? Neutral. Right. Okay. तो अब देखते रहिए. तो हमने कहा that अगर inclined plane है कोई और उसके inclined plane के ऊपर there is a body that is sliding downwards. तो वहां पर क्या होता है, जो फोर्स mg होता है उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं. एक mg cos थीटा जो नीचे प्रेस करता है, और mg sin थीटा ये ब्लू वाला फोर्स जो स्लाइड कराने की कोशिश करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो और नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑपोजिट टू mg cos थीटा, while mg sin theta is responsive. Normal reaction is mg cos theta, where mg sin theta जो है, अगर ये बॉडी नहीं, फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा, और अगर ये बॉडी हिलती नहीं है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब नीचे का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर का फोर्स, एंड देयरफॉर दिस ब्लू फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट. So the blue force must be equal to this green force, the frictional force in the up direction, right? Now बीच में लोग आते रहते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन होता है. तो हमने कल आपके साथ ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में, ग्राफ कैसा होता है बिटवीन अप्लाइड फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वाई एक्सिस. तो ये ग्राफ जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन आता है ओ से लेकर ए तक. ये ओ से लेकर ए तक जो ग्राफ है, इट मींस दैट द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट. पॉइंट पी तक बॉडी अभी हिली नहीं है. तो हिली क्यों नहीं? अगर आपने तो फोर्स लगाया आगे की तरफ, हिली क्यों नहीं? बिकॉज उसको अपोज किया फ्रिक्शनल फोर्स ने. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हमने फोर्स लगाया ही नहीं, जीरो फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन भी जीरो ही लगी पीछे की तरफ. जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आगे की तरफ, फ्रिक्शन भी लगा 1 न्यूटन पीछे की तरफ. अब अगर आगे की तरफ लगने वाला फोर्स और पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा. और अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी तो मूव नहीं करेगी. जब हमने 3 न्यूटन किया, फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गया. 5 न्यूटन किया, फ्रिक्शन भी 5 हो गया. 8 न्यूटन किया, फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन हो गया. तो इसका मतलब 8 न्यूटन, जस्ट एन एग्जांपल, ओके. तो 8 न्यूटन फोर्स जब लगाया, तब फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन है. तो हमारा ग्राफ चल रहा है अभी तक ओ से लेकर ए तक. जितना जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, वैसे वैसे ही फ्रिक्शन बढ़ता है. फिर ए के पास क्या होता है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स मैक्सिमम. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, FMS. MS मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक का मतलब बॉडी इज एट रेस्ट. उसके बाद देखो, जैसे हमने फोर्स को 8 से बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स को 9 किया, तो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन जो है वो आपका कम हो गया. फ्रिक्शन जो है हैज
become less, और वो कितना हो गया, फ्रिक्शन कम होकर 7 हो गया। फिर वो 10 से हमने और बढ़ाया अप्लाइड फोर्स को, फ्रिक्शन अभी भी 7 रहा। 15 किया, फ्रिक्शन अभी भी 7 रहा। 20 किया, फॉरवर्ड फोर्स हमने 20 किया, तो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स 7 ही रहा। सो 100 न्यूटन किया तब भी 7 रहा। तो ये ग्राफ जो है फ्रिक्शन का, that friction has become a constant. Friction is not changing. And if friction is not changing, then it means that friction remains constant. The graph is represented by a horizontal line BC. इस दौरान अगर आपने मान लो 10 न्यूटन आगे की तरफ लगाया, पीछे हो गया 7, तो नेट कितना हो गया, रिजल्टेंट कितना हो गया, 10 - 7, दैट इज 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन फोर्स बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। जब ये बच्चों 20 हो गया, फ्रिक्शन तो अभी भी 7 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 20 - 7, दैट इज 13 न्यूटन। अब 13 न्यूटन फोर्स तो बढ़ गया। यहां पर तो था 9 - 7 2 था, 10 - 7 3 था, 15 - 7 8 था, 20 - 7 13 हो गया, 100 - 7 93 हो जाएगा। तो इम्प्लाइंग दैट आपका आगे वाला फोर्स बढ़ेगा और आपकी बॉडी अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेलरेट करेगी। तो ये जो फ्रिक्शन है बी से सी, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन. So just a quick reminder of what we have already studied with you. So अपने पास कॉपी रखिए, रफ कॉपी, कुछ तो होना चाहिए ना सामने, तो कुछ कुछ बनाते रहिए, नोट्स में आपको भेजूंगा, तो वहां से आप प्रॉपरली लिख लेना, बट अभी भी कुछ कुछ लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ जो हमने ग्राफ बनाया उसके कुछ मतलब निकाल रहे हैं। तो कि पहला मतलब, फर्स्ट लर्निंग है हमारी कि व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल ए ओ एक्स एक्सिस। ये एंगल मैंने लिखा हुआ है 45, बट ये 45 क्यों है, ये एंगल क्या है ग्राफ का, स्लोप क्या है इस ग्राफ ओ ए की। तो फर्स्ट लर्निंग हमारी है कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय अप्लाइड फोर्स, है ना। जब हम स्लोप की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, ये ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ ए पी, तो ये अगर एंगल थीटा है मेरा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, perpendicular upon base, that is AP upon OP. So AP upon OP हो जाएगा। But AP क्या है, AP is the force of friction, OP क्या है, वो तो applied force है। So हमने कहा यहां तक, A तक क्या होता है कि ये 3 पे 3, 5 पे 5, 8 पे 8, इसका मतलब जितना लंबा AP है उतना ही लंबा OP है। So अगर जितना लंबा AP है उतना ही लंबा OP है, दैट मीन्स इनका रेशियो 1 है। और tan कब होता है 1, क्लास 10 में हम पढ़ा हुआ है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है उसमें ये जो एंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, 45 डिग्रीज। दिस ग्राफ हैज अ स्लोप ऑफ 45 डिग्रीज। ओके, learning number 2, in the region OA, the force of static friction is a self-adjusting force. तो ये देखो, the force of friction constant नहीं है, जैसे जैसे applied force बढ़ता है force of friction भी बढ़ता है, equally बढ़ता है ना। 0 पे 0, 1 पे 1, 3 पे 3, 5 पे 5, 8 पे 8। तो यहाँ इस पॉइंट तक, जब तक वो पॉइंट A तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक force of friction and the applied force are equal. That is why the word has been used that the force of static friction is a self-adjusting force. खुद अपने आप को adjust करने वाली, है ना। That is why we say it's a self-adjusting force. Learning number 3, जो at point A, जो highest point है ग्राफ का, at point A the force of friction becomes maximum and this is called as maximum static friction, और इसको एक और नाम से पुकारते हैं, we call it as limiting friction, FL. फिर A point, जो highest point था हमारा, beyond point A the ग्राफ सडनली नीचे आ जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेटो बन जाता है।
फ्रिक्शन सडनली डिक्रीजेस। दूसरी बात, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एंड उस समय इस फ्रिक्शन को वी कॉल इट एज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन Fk is less than maximum static friction. It is represented by that flat region, और Fk की मैग्नीट्यूड क्या होती है? That magnitude is a constant। यही बात कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, कांस्टेंट होती है। जब बॉडी चलने लगती है तो फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन BC बन जाती है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज आवर लर्निंग, हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है सबको? आइए, तो अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, सो नाउ वी आर रेडी टू लुक एट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या लॉज ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब पूरी फ्रिक्शन की कहानी में एक ही पॉइंट है जो फिक्स्ड है, दैट इज द मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन लगती है, क्योंकि उससे नीचे तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। उसके बाद काइनेटिक के दौरान फ्रिक्शन तो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने कुछ लॉज हैं फ्रिक्शन के which are called as the laws of limiting friction. तो प्लीज कीप अ रफ कॉपी विद यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ लिखते रहना और ड्रॉ करना। तो मैक्सिमम 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार फिर कॉपी में लिखना। एक बार यहाँ पे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ डायग्राम वायग्राम समझने के लिए। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला लॉ है that it is directly proportional to normal reaction। सुनिए जरा फिर से, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? पहले तो मैंने आपको एग्जांपल ही तो लिया, मैंने बोला इस एग्जांपल में, किसी एग्जांपल में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक ही गया था, बट इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। किस पे डिपेंड करेगा? So it says the force of limiting friction or maximum static friction is directly proportional to normal reaction। देखते हैं जरा डायग्राम में। पहला डायग्राम में 2-3 एग्जांपल लूंगा आपके साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं देख रहा हूं, मैंने एक टेबल के ऊपर एक बॉडी को रख दिया। ओके, force of gravity, weight of the body and G acts vertically downwards। Normal reaction N acts vertically upwards। अगर इस बॉडी को मैं फोर्स अप्लाई करता हूं टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक बात। बट ये फर्स्ट लॉ जो मैथमेटिकल फॉर्म देगा हमारे फ्रिक्शन को, वो बोलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना? आओ देखें। अब नॉर्मल रिएक्शन बच्चों किसके ऊपर है, किस पे है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? एन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और ये बॉडी ना नीचे धस रही है ना ऊपर उड़ रही है। इसका मतलब ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, राइट? जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे 12 बजे के बाद फोन कीजिए। तो मैं थोड़ा ऑफ कर दूं फोन को, राइट? नाउ हियर, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली वैसे लिखते हैं, Fl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो N कितना है? y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब N मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों? अब अब Fl क्या है? Fl इज डायरेक्टली, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, उसको हम लिखते हैं म्यू s। म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और s लिख दिया तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो therefore Fl फॉर्मूला क्या आ गया? Fl लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू s टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये प्रूव हो गया, मैथमेटिकल बन गया हमारा लॉ।
अभी तक हम इसे भाषण और कहानियां ही बोल रहे थे, इधर लगेगा, कितना लगेगा ये तो पता नहीं था हमको। तो अभी हम फॉर्मूला में जा रहे हैं that limiting friction is directly proportional to normal reaction, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरे पास आता है FL is equal to mu s times of normal reaction। ठीक है, आओ एक सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। नाउ माय एग्जांपल इज दिस, बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, एक स्लोपिंग वाली सरफेस के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, स्लाइड नहीं कर रही है, ऐसे रुकी हुई है, राइट? जैसे आपने अपनी कोई कॉपी के ऊपर कोई रबर रख दिया, उसको आप थोड़ा सा कॉपी को टेढ़ा करते हो, तो अब वो रबर तो कॉपी पे ही पड़ा है, नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। उस समय की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए फोर्सेस को मार्क करते हैं, ग्रेविटी, धरती माता तो सबको ग्रीन फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगता है। अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो हमने आपको बताया था ये वाला एंगल भी थीटा होगा। mg के हम दो टुकड़े करेंगे, दो कंपोनेंट्स ढूंढेंगे, तो mg के दो टुकड़े करेंगे तो थीटा के साथ वाली साइड बन जाएगी mg cos थीटा, और जो नीचे खिसकाना है इसको वो बन जाएगा mg sin थीटा। और एक नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लू वाला ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल का नाम ही है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आप देखो दैट अब की बार इन द सेकंड एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? अब ये भी उड़ नहीं रही है, ना ही नीचे धंस रही है, देयरफॉर along this axis they must be equal, that means n should be equal to mg cos theta। तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे mg के इक्वल नहीं है, यहां पर n mg के इक्वल था, लेकिन इस एग्जांपल में n जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है, राइट? सो अब बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे हम? तो लॉ तो यही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस का नॉर्मल रिएक्शन ये है, सेकंड केस का, तो हम लिखेंगे फ्रिक्शन इन द सेकंड केस विल बी म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इनटू mg इनटू cos थीटा। ठीक है, ओके। एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, एक बॉडी है, मान लो आपने दीवार के साथ उसको लगा दिया। अब इसको आप जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या होता है, सिर्फ एक ही फोर्स है नीचे की तरफ mg। अब इस बॉडी को कोई दीवार के साथ प्रेस नहीं कर रहा है। अगर आप दीवार की तरफ प्रेस नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ दिया इसको, तो दीवार भी इसको प्रेस नहीं करेगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और हमने इसको दीवार के साथ दबाया नहीं अंदर की तरफ, दीवार भी इसको बाहर की तरफ नहीं दबाएगी। इसका मतलब इस केस में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन है इन द थर्ड केस, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर n ही जीरो है, हमारा n ही जीरो है, तो फ्रिक्शन इन द थर्ड केस वुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? तो ठीक है, सब समझ आया सब लोग को? ये प्लीज अनम्यूट करके एक बार बात करें। राइट, लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख लेना चाहिए ना, रफ कॉपी में ना कुछ कुछ फॉर्मूलास लिखने चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस भी होती है, और आप जब फेयर में करोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो एक और बात यहां बताने वाली जरूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने कितने सारे स्टार्स लगाए हैं, 6 स्टार। दैट इज दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मींस फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उससे छोटा होता है या उसके इक्वल होता है ना? वापस देखो ग्राफ में चलते हैं। तो हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये भी स्टैटिक है, ये भी इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी स्टैटिक है ना। अब 3 पे 3 लग रहा है तो ये भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है। 5 पे 5 लग रहा है, ये भी तो स्टैटिक है। लेकिन 8 पे 8 लगता है, वो मैक्सिमम है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 5 इज लेस देन 8, 3 इज लेस देन 8, मैक्सिमम कितना जा सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन? वो है 8। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो या तो मैक्सिमम से कम होता है या वो मैक्सिमम के इक्वल होता है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, रीजन OA ऑफ द ग्राफ, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? दिस इज द फर्स्ट लॉ। 5 लॉज हैं टोटल, हमने फर्स्ट लॉ आपके साथ कर लिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग
friction. Right. Now, okay. Now, let's pay attention. Second law. The force of friction acts, the force of friction acts at a tangent to the two surfaces in contact. तो ये जो बात है वो बोलती है क्या, ये एनोटेट किया है, एनोटेशन हटाने के लिए, ओके। तो राइट नाउ यहां पर देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, तो हमने डायग्राम में दिखा रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है राइट में है, और ये ग्रीन वाला जो फोर्स है वो तो हमने टैंजेंट पे बनाया, सरफेस के ऊपर तो नहीं बनाया ना, सेंटर ऑफ मास पे नहीं बनाया, हमने तो टैंजेंट पे बनाया। यहां पर देखो फ्रिक्शन हमेशा हम क्या कहां बनाते हैं, टैंजेंट टू द सरफेस पे बनाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है यही बात करता है सेकेंड लॉ, दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स at a tangent to the two surfaces in contact, right? अच्छा, तो point number 3, it says the force of third law, the force of limiting friction is independent of the surface area of contact between the two surfaces. फिर से, ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस। अगर वो बॉडी सेम है, उसका नॉर्मल रिएक्शन सेम है। अगर देखो, इमेजिन करो आपके पास एक डस्टर है, डस्टर, एक बार आपने डस्टर को ऐसे टेबल पे लेटाया हुआ है और धागे के साथ यहाँ एक पुली है, धागे के साथ पुली के साथ आप खींच रहे हो, तो m1 मास लगता है इसको नीचे खींचने में, जस्ट नीचे आने लगता है m1 मास लगा के। अब आपने क्या किया, उस डस्टर को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया, तो उसका mg तो उतना ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही रहेगा। अब आप पाओगे कि इसको खींचने में वापस आपको m1 फोर्स ही, m1 मास ही हैंग करना पड़ेगा दूसरी तरफ। दोनों केस में फ्रिक्शन सेम होगा क्योंकि दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन सेम है। सो इसका मतलब आप बॉडी को ऐसे लटा के रखते हो या आप बॉडी को ऐसे वर्टिकली रखते हो, हॉरिजॉन्टली रखते हो या बॉडी को आप वर्टिकली रखते हो, in both the cases we find that the force of limiting friction is the same, maximum static friction is the same। क्यों है सेम? आप सोच सकते हैं सर ये तो ज्यादा टच कर रहा है इसको, ये तो कम जगह टच कर रहा है, तो अगर ये ज्यादा टच कर रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए थी, टच फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे टच फोर्स कम है। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों है। हमने कहा लॉ बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है फ्रिक्शन दोनों केस में सेम होगा। तो अब हम उसको जस्टिफाई कैसे करें? तो देखो, जब ये ऐसे फ्लैट पड़ा होगा, जब ये हॉरिजॉन्टली पड़ा होगा, उस समय क्या होगा कि नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स मोर होंगे, इस केस में नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स लेस होंगे। अब इस पूरी बॉडी का वेट एक ज्यादा एरिया पे फैला है, एरिया बड़ा हो गया, फोर्स तो उतना ही है mg नीचे की तरफ, तो प्रेशर क्या होगा इस केस में? प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और इस केस में एरिया छोटा है तो, यहां पे छोटा है ना, कम सरफेस पे टच कर रहा है, एरिया छोटा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर का मतलब कितना जोर से हमारे जो इंटरलॉक्स हैं वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे होंगे, कितने स्ट्रांगली पकड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉक्स लेस है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग मोर है, ज्यादा जोर से जकड़े होंगे, इस केस में कम होंगे लेकिन जकड़े। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हम एक में नंबर ऑफ इंटरलॉक्स ज्यादा है लेकिन हल्के हल्के फंसे हुए हैं, इस केस में नंबर ऑफ इंटरलॉक्स कम है लेकिन ये डीपली डीपली डग इनटू ईच अदर हैं। Therefore, multiply करेंगे, we'll find the total friction is the same in both the cases. तो ये एक्सपेरिमेंट हमको ये सिखाता है that friction it does not depend upon
the area of contact between the two surfaces. बात समझ आया? किसी को नहीं आया तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. जिसको नहीं आया वो अनम्यूट कर ले. Any point not understood? Okay, so if you're not asking means understood. Thank you. तो अब हम फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ की तरफ जा रहे हैं. फोर्थ लॉ एक एक करके पढ़ते हैं. तो फोर्थ लॉ बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब म्यू की बात कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू between the two surfaces depends on the nature of the two surfaces in contact and their degree of roughness. अब म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वो दो सर्फेसेस कैसे हैं. मान लो हम बात करें रबर की, रबर होता है ना आपका रब करने वाला, रबर की और पेपर की, तो उसमें खूब सारी फ्रिक्शन होती है तभी तो रब कर पाता है. लेकिन अगर आप रबर को शीशे के ऊपर रब करने की कोशिश करोगे, वो उस पर थोड़ा स्लिप करता है, उतना अच्छे से रब नहीं करता है. तो इसका मतलब फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड ग्लास इज लेस देन फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड पेपर, राइट? ओके. Now there is a message that is coming that this will go away in 10 minutes. So but I would like to teach you till 10 o'clock. So what you will do is, अगर ये exit कर जाएगा बीच में तो you will all rejoin, okay? And 10 o'clock we will break. Okay? So 10 o'clock तक हम पढ़ेंगे. तो आप 10 o'clock पे इसको, आप बीच में कट जाएगा तो आप rejoin कर लेना. Same code है, सब कुछ same, okay? Now here, so the coefficient of friction, so the coefficient of friction between two surfaces depends on the nature of the two surfaces. लकड़ी और लकड़ी के बीच में फ्रिक्शन कुछ और होती है, लकड़ी और शीशे के बीच में फ्रिक्शन कम होती है. अब लकड़ी और लकड़ी की बात करें तो वो भी डिपेंड करेगा कि लकड़ियां दो रफ हैं कि दो लकड़ियां स्मूथ हैं. जैसे कैरम बोर्ड है, उसमें भी तो कॉइन्स लकड़ी के ही होते हैं, टेबल भी लकड़ी का होता है. तो अगर हमने पाउडर डाला हो तो फ्रिक्शन कम होती है, लकड़ी और लकड़ी के बीच में स्मूथ हो गए. अब वो पाउडर नहीं डाला हो तो वो रफनेस ज्यादा होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा होती है, राइट? ओके. इतने सारे पेड़ बना रहे हो, इसका मतलब ठीक बोल रहा हूं. बस करो. ये एरो बॉय, एरो बॉय, बच्चों का काम है कुछ ना कुछ करते रहना. ओके. तो here don't now here fifth law number 5 important है, ये भी एक लॉ. तो ये क्या बोलता है? मत करो ना, don't draw the right. So frictional force, the direction of friction is in a direction which opposes a relative motion between the two surfaces. अब ये फिफ्थ लॉ जो है ये हमको डायरेक्शन के बारे में बात करता है. फोर्थ लॉ हमको म्यू के बारे में बात करता था. फिफ्थ लॉ बोलता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इन अ डायरेक्शन which opposes a relative motion between the two surfaces. मतलब एक बॉडी ए है, नीचे ग्राउंड है, तो ए बॉडी आगे जा रही है तो ए बॉडी को फ्रिक्शन पीछे लगेगा, राइट? तो ये हो गया. ए को फ्रिक्शन कहां लगता है? ए को फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ. अगर ये ब्लू वेक्टर को आगे मानते हैं तो रेड वेक्टर मेरा पीछे की तरफ है. अब आप लेट अस लुक एट ग्राउंड. भाई दो बॉडीज टच कर रही थी ना एक दूसरे को, तो बॉडी को भी फ्रिक्शन लगेगी और ग्राउंड को भी फ्रिक्शन, दोनों को फ्रिक्शन महसूस होती है ना. जिस तरह से हम अपने दो हाथ हैं उनको ऐसे करके रब करते हैं, ऐसे रब कर रहा हूं मैं दोनों हाथों को, तो दोनों हाथों को फ्रिक्शन महसूस होती है. यहां पर भी तो दो हैं, पेयर्स में है, एक बॉडी ए है और दूसरा ग्राउंड है. नाउ ये क्या है कि ग्राउंड से पूछो, ग्राउंड बोलेगा कि मैं पीछे जा रहा हूं, बॉडी आगे नहीं बोलेगा जा रही है, वो बोलेगा मैं पीछे जा रहा हूं. तो ग्राउंड की नजर से देखो तो यार नजर तुम्हें आए
कि ग्राउंड पीछे जा रही है, मोशन ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, तो ग्राउंड इज मूविंग बैकवर्ड, तो ग्राउंड को फ्रिक्शन कहाँ लगती है? ग्राउंड ग्राउंड पीछे की इधर जा रही है, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन उसको कहाँ लगेगी? आगे की तरफ। तो ग्राउंड की नजर से ग्राउंड पीछे जा रही है, इसलिए फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड इज फॉरवर्ड। और यहां पर बिकॉज बॉडी आगे जा रही है, तो बॉडी को फ्रिक्शन कहां लग रही है? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात समझ आया लोगों को? ये डायग्राम समझ आया? प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा डिस्कस कर ले मेरे साथ। राइट, ओके। सो चलो आगे आगे बढ़ो। या सूर्यदेव, टेल मी। अनम्यूट करो सूर्यदेव, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आस्क मी। ओके, हैंड रेज किया है तो बोल लो, अनम्यूट करो और बोलो। एनीवे, हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। एक जो हम बात कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। जब बॉडी चलने लगती है, वो ग्राफ नीचे आ गया था ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑलराइट, फिर एक और तरह की फ्रिक्शन होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन टायर्स के बीच में होती है, रोलिंग जब होती है बॉडी की, उसके बीच में होती है। तो क्या रोलिंग फ्रिक्शन हमारा जो हेडिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, हमने क्या किया, दो तरह की बॉडीज ली। एक बॉडी में हमने क्या किया, राइट, एक बॉडी में क्या किया, दोनों का मास सेम है, m1 m1। एक स्लाइड करती है, दूसरी रोल करती है। राइट, एक स्लाइड करने वाली बॉडी, एक रोल करने वाली बॉडी। एंड जो स्लाइड करने वाली बॉडी है, उसको हमको आगे स्लाइड करवाने के लिए एक बड़ा सा मास लगाना पड़ा। जबकि जो रोलिंग वाली बॉडी है, यू हैव टू अनम्यूट टू आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट की पावर आपके पास है, राइट। तो हियर, अब दोनों बॉडी का मास सेम है, लेकिन ये रोलिंग करती है, रोल कर सकती है। हम जानते हैं टायर्स रोल करते हैं, सिलेंडर्स रोल करते हैं। अब एक छोटा सा मास इसको खींच लेता है। तो this teaches us something about this teaches us something about rolling friction, that rolling is easier than sliding. Now, that is why we say wheel is one of the greatest invention of man, because it is able to roll, right? And therefore rolling is easier than sliding. In fact, rolling friction is 100 times less than sliding friction, right? अभी टायर गाड़ी का जब पंचर हो जाता है, तो रोलिंग बंद हो जाती है उसकी ना, रोल गोल नहीं रहता, वो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज वाई पंचर टायर की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। एंड स्लाइडिंग इज 100 टाइम्स हायर देन रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है? नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that acts between bodies when one body rolls over another surface is called as rolling friction. रोलिंग कच्चा रोड पे क्यों होती है? कच्चा रोड पे रोलिंग का कारण क्या है? सो व्हाट हैपेंस इज, ऑन अ कच्चा रोड, मतलब मान लो मिट्टी वाली रोड है, बारिश पड़ी हुई है, टांगे का टायर उसके ऊपर से जाता है, तो क्या होता है, दैट जिस जगह पे टायर होता है, गाड़ी का वेट टायर के थ्रू जमीन को टच करता है, तो उस जगह पर थोड़ी सी रेत जो है, थोड़ी मिट्टी जो है, वो नीचे दब जाती है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। और इस टायर के आगे एक ऐसे हम्प बन जाता है, छोटा सा, छोटी पहाड़ी बन जाती है टायर के आगे। कच्चा रोड पे ही होता है। तो अब इस टायर को अगर चलना है तो क्या करना है? इस खड्डे से बाहर निकलना है, इस छोटी सी पहाड़ी को क्रॉस करना है, आगे जाना है। यही तो काम है टायर का। इस
खड्डे से बाहर निकलना, इस छोटू पहाड़ू को, हम्प को क्रॉस करना और आगे जाना। ये टायर ऐसा ही करने की कोशिश करता है, करता भी है, लेकिन ये थोड़ा जब आगे जाता है ना, फिर सेम हालत में पहुंच जाता है। जहां पे पहाड़ी होती है वहां पे अब डिप्रेशन बन जाता है, पहाड़ी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो कच्चा रोड के ऊपर ये टायर के नीचे डिप्रेशन और आगे हम्प बनता रहता है। जिस रोड पे ये डिप्रेशन ज्यादा बनेगा और हम्प ज्यादा बनेगा, उस पे गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप नदी में चले जाओ अपनी कार लेकर, तो रेत में आपकी कार के फंसने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, है ना। अगर वहां पत्थर नहीं हो, रेत रेत हो, गिल्ली हो गई हो रेत, और भी ज्यादा फंसने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब निकलने का रास्ता क्या होना चाहिए? निकलने का रास्ता है, अगर आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो सबसे पहले गाड़ी को रोको और अपने टायर के आगे ये जो हम्प बन गया ना रेत का, इसको आप हटाओ। इसको हटाओ यहाँ से, और इसको आगे कम करो, इसको स्लोप बनाओ, और पीछे से थोड़ा सा एक धक्का भी देना पड़ेगा किसी को, और ये गाड़ी आपकी निकल सकती है, राइट। तो ये कच्चा रोड पे होता है। लेकिन पक्के रोड पे क्या होता है? पक्के रोड पे 1 मिनट, ये मुझे कह रहा है 1 मिनट में कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आप रीजॉइन करना, लेकिन गिव मी 1 मिनट, बिकॉज ये पहले पिछली क्लास को सेव कर रहा होगा। तो आप 1 मिनट के बाद